तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन चुन चुन करके लाया हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आप ही की शेयर करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रागण प्रागण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। आपको बताना है कि जो पराग कण होते हैं वो निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। पराग कोश के अंदर, कि अंडाशय के अंदर, कि वर्तिका के अंदर, कि पतियां में। तो हम लोग पढ़े थे क्लासरूम में कि जब पराग जो कण होते हैं वो किस में बदलते हैं, पराग प से पराग कण, प से पराग कोश, इसलिए किस में बनते हैं, याद रहेगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पराग कण बनते हैं या पराग कोश में होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग कोश में होते हैं। तो कह दीजिएगा पराग कोश में पराग कण होते हैं या पराग कण पराग कोश में बनते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। आपको बताना है कि जैसे हम लोग अलैंगिक जनन की विधियां पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि बता देना है कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम इवुलिना में क्या होता है, द्विखंडन होता है। लेकिन ईस्ट जो होता है इसमें आपका द्विखंडन नहीं होता है, इसमें मुकुलन द्वारा क्या होता है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, इसलिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, ठीक है। और अमीबा, पैरामीशियम इवुलिना में क्या होता है, द्विखंडन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, कि सरसों फूल में नर प्रजनन अंग है, ओढ़ऊ, कि मटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो पपीता होते हैं, क्या होते हैं, पपीता क्या होता है, एक लिंगी, क्या बोलेंगे, एक लिंगी पादप का क्या है, उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक ही लिंग पाए जाते हैं, ठीक है। सरसों तो द्विलिंगी हो जाएंगे, उड़हुल का हो जाएंगे द्विलिंगी हो जाएंगे, ठीक है। मटर भी क्या हो जाएंगे, द्विलिंगी हो जाएंगे। लेकिन पपीता क्या है, एक लिंगी पादप का क्या है, उदाहरण है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि फूल में, किसमें, फूल में माने पुष्प में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर है, कि अंडाशय है, कि वर्तिकाग्र है, कि वर्तिका है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं उनको क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक है। नर जनन अंग कौन होते हैं, पुंकेसर होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि फूल में स्त्री जनन अंग कौन है, तो कौन हो जाते, अंडाशय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंडाशय माने स्त्री केसर हो जाते हैं, ठीक है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होते हैं, पुंकेसर होते हैं, ठीक है। अगर स्त्री जनन अंग कहता तो स्त्री केसर हो जाता। देखिए कह रहा है कि द्विखंडन होता है। आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। आप लोग याद कर लिए, द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, इवुलिना में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है कि पैरामीशियम है, अमीबा है। हाँ, एक याद रखिएगा, लीशमैनिया, क्या बोलेंगे, लीशमैनिया, इसमें भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी में क्या होता है, आपका द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में
तो आप लोग याद कर लेंगे, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूलिना हो, एक और आया था, ठीक है। इस सब में क्या होता है आपका विखंडन, क्या बोलेंगे, विखंडन द्वारा क्या होता है, विखंडन द्वारा आपका जनन होता है, ठीक है। क्योंकि मुकुलन तो हो गया हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो हमें पूछा गया कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो वो विखंडन द्वारा होता है। देखिए नेक्स्ट करें कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा कि जो अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है, वह जो है फल में बदलता है, और बीजांड से बीज, ठीक है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो वो जो अंडाशय होता है वह आपका किस में, फल में बदल जाता है, और बीजांड जो होता है वह किस में, बीज में बदल जाता है, ठीक है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। अगला देखिए, पौधे में करें कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ, तना में कि जड़ में कि पुष्प में कि फल में। तो देखिए पौधों में जनन अंग जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पुष्प में, फूल में, किसमें, फूल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नांकित में, किसमें, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। मैंने आपको बताना है कि जनन की वो कौन सी विधि है, मैंने पुनरुद्भवन का उदाहरण बता देना आपको। हाइड्रा नहीं, हाइड्रा हो या ईस्ट हो, उसमें कौन सा विधि होता है, अलैंगिक जनन की, मुकुलन होता है। अमीबा में विखंडन या द्विखंडन कह सकते हैं, ठीक है। एस्पाइरोगाइरा, तो याद रखेंगे एस्पाइरोगाइरा, ठीक है। पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है, एस्पाइरोगाइरा। एस्पाइरोगाइरा में क्या होता है, पुनरुद्भवन जनन विधि होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो अभी मैंने प्रीवियस में भी बताया है कि देखिए गुड़हल पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है, सरसों का पुष्प द्विलिंगी होता है, ठीक है, गुलाब पुष्प भी द्विलिंगी हुआ है, लेकिन पपीता जो होता है ना, पपीता वो क्या है, एक लिंगी पुष्प का क्या है, उदाहरण है। देखिए कह रहा है कि पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का आपको बता देना नर भाग कौन है, बाह्य दल पुंज की, दल पुंज की, पुमांग की, जायांग। तो जो पुमांग होता है ना, पुमांग, उसको क्या कहते हैं, पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का स्त्री भाग कौन होता है, जायांग होता है। क्या होता है, जायांग होता है। अगला देखिए कह रहे कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बाह्य दल की, पंखुड़ी की, पुंकेसर की, स्त्रीकेसर। तो देखिए जो पुंकेसर होता है, क्या होता है, पुंकेसर माना पुष्प का जो नर भाग होता है वह क्या बनाता है, परागकण बनाता है। क्या बनाता है, परागकण बनाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, मैंने हाइड्रा में कौन सी अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है, ठीक है, हाइड्रा। तो देखिएगा, याद रखिएगा, हाइड्रा में जो होता है मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट में, किसमें, हाइड्रा और ईस्ट में को जनन की कौन, मुकुलन विधि पाई जाती है। कौन सी, मुकुलन विधि पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करें कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मैंने बताना है कि अलैंगिक मुकुलन का उदाहरण आपको बता, मुकुलन किस में पाया जाता है,
तो याद रखेंगे हाइड्रा और ईस्ट में, किसमें, हाइड्रा और ईस्ट में मुगलन पाया जाता है, ठीक है, अलैंगिक जनन की। तो कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पर है कि पराग कोष में होता है, पराग कोष में, पराग कोष में होता है, ठीक है, पराग कोष में होता है पंखुड़ी की, बीजाणु की, अंडक की परागकण। तो देखिए याद रखिएगा, प से परागकण, प से पराग कोष, ठीक है, यानी पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगला। देखिए पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। आपको बता देना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, पतियों द्वारा कि फूलों द्वारा कि तना द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं, तो फूलों द्वारा, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा बता देना, तो याद कर लीजिए, मुकुलन द्वारा किसमें किसमें होता है ईस्ट में, और हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा क्या होता है, जनन होता है, ठीक है। तो मुकुलन कर रहा है तो किसमें होगा, ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में हो जाएगा। ध्यान देंगे, कह रहा है कि बीज विकसित होता है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, बीज जो होता है ना, बीज वो बीजांड से विकसित होता है। अब फल कहेंगे तो फल जो होता है अंडाशय से होता है, ठीक है। तो कहा है कि बीज विकसित होता है किससे, बीजांड से, किससे, बीजांड से। अंडाशय से तो आपका फल का विकसित करता है। क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वो फल कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है, ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है। पूछा गया है कि नर युग्मक में, किसमें, नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, युग्मक पूछा गया, ठीक है। तो कह रहा है कि नर युग्मक में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 23 होगी, क्या होगी, 23 होगी, ठीक है। वही यूमोनज पूछा जाता है, क्या पूछता है कि यूमोनज में गुणसूत्रों की संख्या, तब 23 जोड़े या 46 होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 20 में कितना सही किए हैं, ठीक है। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि तब हमें लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित माने अंडाणु मिलता है योनि में नहीं, गर्भाशय में नहीं, अंडाशय में नहीं, किसमें, फैलोपियन नलिका में, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का होता है, मिलता है, निषेचित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, आपको बता देना है कि इसमें कौन ऐसा है कि जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो है, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, लेकिन शुक्रवाहिका, क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। पुरुष जनन तंत्र का क्या होता है, भाग होता है, जिसमें जो आपका स्पर्म होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, वीर्य जाते हैं, ठीक है। तो ये पुरुष का जनन तंत्र है, ठीक है। जैसे जब आदमी का पुरुष का नसबंदी किया जाता है तो यही शुक्रवाहिका को क्या करते हैं, काट दिया जाता है, तो जिसको बोलते हैं वासेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है,
एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है कि मादा लिंग हार्मोन है कि पाचक रस है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन होता है, क्या होता है, एंड्रोजन होता है वो क्या होता है, वह होता है आपका क्या, मादा लिंग हार्मोन। क्या होता है, मादा लिंग हार्मोन होता है, जिसे पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसके कारण आदमी जब होता है तो उसमें क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आवाज भारी हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन। और स्त्रियों में क्या पाया जाता है, एंड्रोजन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, मादा लिंग हार्मोन। ठीक है, जिससे उनका स्तन का विकास हो जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी, आपको उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग हो। ठीक है, तो ये केचुआ याद कर लेंगे, क्या होगा, केचुआ जो होता है ना, उसमें क्या होता है, वो द्विलिंगी, द्विलिंग में दोनों लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, या उसी को द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहते हैं। क्वेश्चन कि अंडा शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में कि गर्भाशय में नहीं, गर्भाशय में नहीं होता है, अंडाशय में नहीं होता है। ठीक है, किसमें होता है, वृषण में। किसमें, वृषण में, टेस्टिस में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु वहां बनता है स्पर्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, शुक्राणु है कि अंडाणु है कि योनि है कि फिलोपियन नन क्या, नहीं, नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु, स्पर्म होता है। ठीक है, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव में, किसमें, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है, वृषण को हम क्या कहते हैं, नर जनन ग्रंथि कहते हैं। अगला कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में होता है कि योनि में होता है कि गर्भाशय में होता है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ होता है। तो ये भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। अब बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु, माने निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए, गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, ये क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग। पूछा गया कौन नहीं होते हैं, तो जो मसा होते हैं, क्या होता है, मसा। तो मसा जो होता है ना, वो आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए, कहता है कि यौन, कहता है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, मैंने कहने का मतलब है कब जो है शुक्राणु अंडाणु परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं कि यौनारंभ कहते हैं कि वृद्धि के इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं क्या, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो यौन होता है वो कब तक परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि 30 में से आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव मेरे साथ सही की है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि लगेगा हमें कि हाँ आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये एक एक आपके एक एक मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक मेरे लिए काम करना है आप लोगों के लिए। अब बताना है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, मेंडल ने कि डार्विन ने कि जोहानसन ने कि लैमार्क ने। तो याद रखेंगे कि जीन शब्द जो है ना, वो जोहानसन साहब ने, किसने, जोहानसन साहब ने क्या किया था,
प्रतिपादक किया जाता है, क्योंकि मेंडल साहब ने इसको कारक बताया था। क्या बताया था? कारक बताया था ना कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर माता पिता से उनके संतान में जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कोई कारक होता है। इसी को जॉनसन साहब ने क्या बताया था? जीन बताया था कि वो जीन है कि जो क्या माता पिता के गुणों को उनके कहा संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा रहा है, तो उसका नाम क्या बताए थे? जीन, जॉनसन साहब। आई नेक्स्ट करे कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन को, कि ग्रेगर जॉन मेंडल को, कि लैमार्क को, कि वाई समान को। तो देखेंगे अनुवांशिकी का पिता जो है या जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता या जनक। कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल साहब ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए उद्यान मटर का, किसका? उद्यान मटर का क्या किया था? प्रयोग किया था। कह रहा है कि नीम नहीं, गुलाब नहीं, किसका? मटर का। किसका? मटर का, उद्यान मटर का, पॉइजन सिटीजन ऐसे कहते हैं, उसका उपयोग किया था। देखिए कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण, कह रहे कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कह रहे कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, ये तो है, आंख का रंग है, चमड़ी का रंग है, शरीर का आकार निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ये भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, बाल की प्रकृति ये आपका वंशागत नहीं है, ये वंशागत अभिलक्षण नहीं है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो याद रखेंगे जब मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसमें क्या जो कैपिटल टी का ये किसको दर्शाता था? ये लंबा को दर्शाता है। किसको? लंबा को। और जो स्मॉल टी ये किसको दिखाता है? बौने को दिखाता है। किसके? बौने पौधे को। तो हमको यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो बौने पौधों को कौन दिखाएगा? स्मॉल टी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ बदला भी जा सकता था कि निम्न में कौन लंबे पौधों को दिखाता है? तो लंबा पौधा किसको दर्शाता है? कैपिटल टी को। देखिए अब कहा गया है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी जो संरचना है वो क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में। तो पुरुष में देखिएगा, आप जानते हैं कि 44 तो सेम होते हैं, और जो एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र होता है वो तो XY होता है। माता में स्त्री में बात करें तो 44 गुण तो होते हैं, और यहाँ का XX, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये XX किसको बताएगा? ये पूर्ण जोड़ा कहा जाएगा, इसको समान कहा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा असमान हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? पूर्ण जोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्रों को कितने युग्म पूछा, कितने जोड़े होते हैं? तो वह होते हैं आपके कितने? 23 जोड़े। क्या होते हैं?
23 जोड़े होते यानी 46। ठीक है, बताना है कि वंशागत नियमों का, करें कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। चार्ल्स डार्विन ने किया, कि रॉबर्ट हुक ने किया, कि जे सी बोस ने किया, कि ग्रेगर जॉन बॉल। तो देखिए वंशागत नियमों का प्रतिपादन कौन किए, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया। अब बताना है कि स्त्रियों में क्या करें, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। अरे कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में जानते हैं कि 44 तो सेम होता है और उसके बाद का एक्स एक्स यानी एक्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अगर यही पूछता कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का होता है तो वो क्या बोल देंगे, एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 40 में आप लोगों ने कितना सही किया है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, एक एक कमेंट का हमें बेसब्री से क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, करें कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, रॉबर्टसन के द्वारा, कि ब्राउन के द्वारा, कि डार्विन के द्वारा, कि रॉबर्ट हुक के। तो देखिए द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, द माइक्रोग्राफिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसको कहते हैं कि जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है उसको बोलते हैं का अवशेषी अंग। तो देखिए पूछा गया आहार नाल में, तो आहार नाल में कौन होता है, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स जो होता है उसका कोई काम नहीं होता है। अगला करे कि निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है, करे कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, रीढ़ की हड्डी, की अंगूठा, की कान, की अपेंडिक्स। तो देखिए अपेंडिक्स जो है वह एक आपका क्या है, अवशेषी अंग है। इसका शरीर में कोई काम नहीं है। कान का तो काम है सुनने का, अंगूठा का तो काम है, ठीक है, फिंगरप्रिंट देने का, रीढ़ की हड्डी तो है मजबूत, मतलब खड़ा होने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दी ओरिजिन, क्या बोलेंगे, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है, कि लैमार्क ने, कि ओपेरिन ने लिखी है, कि वाइस सामान लिखी है। देखिए दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, लैमार्क। क्या उन्होंने लिखी है, लैमार्क ने लिखी है। ठीक है, कर है कि ये आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, कर है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का क्या है, उदाहरण है। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत और हाथी का दांत, ठीक है, आलू और घास के ऊपरी भूस्त्री, उपरोक्त का सभी। तो देखिए ये उपरोक्त का हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ये सारा आपको याद कर लेना है क्योंकि ये सब क्या है, समजात अंगों का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगला करें कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, समजात अंग है, कि अवशेषी अंग है, कि समवृत्ति अंग है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है वह क्या है, समवृत्ति अंग के का है, उदाहरण है।
कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, कि चिंपैंजी से, कि मकड़ी से, कि जीवाणु से? तो देखिए विकासीय दृष्टि से हमारी जो है चीन के विद्यार्थी से क्या है? अधिक समानता है। कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? भारत में है, कि चीन में है, कि अफ्रीका में है, कि अमेरिका में? तो देखिएगा मानव का जो उद्भव स्थान है वो कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि 48 में आप लोगों ने कितना सही किया है। 48 में आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।